हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 28 नवंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 28 नवंबर 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लास्ट डे के क्वेश्चंस की। 1 मिनट में रिविजन करेंगे, फिर कल की करंट अफेयर की तरफ बात करेंगे। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस ये 26 नवंबर को मनाया गया और डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी की याद में मनाते हैं, उनकी जयंती पर मनाते हैं। इसके अलावा अभी एआई विशेषज्ञों में भारत दूसरे स्थान पर रहा है एक रिपोर्ट के अनुसार, और वहीं अभी एआई तैयारी सूचकांक में भारत 72वें स्थान पर था। फार्मूला 1 चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीत लिया है मैक्स वर्स्टेपन ने, और मालदीव में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है जी बाल सुब्रमण्यम को। इसके अलावा इंडियन बैंक के नए एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं विनोद कुमार। 40वां ऑल इंडिया गवर्नर गोल्ड कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने। और ईएसए का प्रोबा 3 मिशन इसरो के सहयोग से लॉन्च किया जाएगा। ये सूर्य मिशन होगा या सोलर मिशन होगा। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार में बेस्ट आर्टिफिशियल एनिमेशन टेक्नीशियन अवार्ड मिला है भास्कर प्रधान को। चाइना मास्टर्स का पुरुष एकल जीत लिया है एंडर्स एंड्रोस्टेन ने। और केआईआईटी ओडिशा यूनिवर्सिटी को टाइम्स हायर एजुकेशन इंटरडिसिप्लिनरी साइंस रैंकिंग में चौथा स्थान मिला है। भारत में ये चौथा इंस्टीट्यूट है। ओवरऑल इसकी 92वीं रैंक है विश्व में। तो ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने 1 मिनट में किया है रिवीजन। कल हम लोगों ने इसके बारे में डिटेल में पढ़ा था। आज हम लोग आज की करंट अफेयर डिटेल में पढ़ेंगे, फिर उसका रिवीजन कल वन लाइनर के रूप में करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करें इससे पहले एक जरूरी बात, टेक्स्ट बुक का एंड ऑफ 499 सेल स्टार्ट हो चुका है। 28 से 30 नवंबर है, यानी आज, कल और परसों। इन 3 दिनों के भीतर अगर आप लेते हो तो लास्ट बार ये मौका रहेगा कि 499 में ये आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो मिलेगा। टेक्स्ट बुक पास प्रो की खास बात ये होती है कि ये 368 इसमें रेलवे एग्जाम के जैसे एनटीपीसी, जेई, आरआरबी ग्रुप डी 3583 टोटल टेस्ट मिल जाएंगे। और इसके बाद भी अगर आप एमजेटी कूपन कोड यूज करते हो तो आपको ये 439 में मिलने वाला है, यानी अब इससे ज्यादा डिस्काउंट प्राइस नहीं होने वाला है। तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर इसे परचेज कर सकते हैं। याद रहे 28, 29, 30 केवल 3 दिन का मौका है। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भारत के संविधान को किन 2 भाषाओं में लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भारतीय संविधान को संस्कृत और मैथिली लैंग्वेज में लॉन्च किया हुआ है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, प्रेसिडेंट मुर्मू ने रिलीज किया है मैथिली और संस्कृत वर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अभी मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन दिवस मनाया गया है 26 नवंबर को, तो उसी दिन ये चीजें हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भारतीय संविधान को 2 भाषाओं में लॉन्च की हैं। ये दोनों भाषाएं 8वीं अनुसूची में हैं। आपको पता होगा 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। 2004 में मैथिली लैंग्वेज को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान आधिकारिक भाषा के रूप में इसे शामिल किया गया था 8वीं अनुसूची में, इन 22 भाषाओं के रूप में। ठीक है, तो अब इसी लैंग्वेज में कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्च किया गया। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला संविधान पार्क कहाँ बना है, तो आप बताएंगे राजस्थान में बना है। आगे बढ़ते हैं। आईपीएल के इतिहास में सबसे युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी, इनकी आयु कितने वर्ष है? तो दोस्तों, आईपीएल का ऑक्शन अभी चल रहा था और इसमें 2 चीजें निकल करके आई। सबसे महत्वपूर्ण घटना, एक तो सबसे महंगे खिलाड़ी बने ऋषभ पंत, जिन्हें 27 करोड़ में खरीदा गया, और ये अब तक के आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगी बिडिंग थी। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट न्यूज निकल करके आया कि वैभव सूर्यवंशी, जो मात्र 12 साल 280 दिन के आसपास में है जिनकी एज, ये बन गए हैं आईपीएल के इतिहास के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी। तो ये 13 वर्ष लगभग में, या कहें 12 वर्ष 284 दिन के आसपास में इनकी एज है, और इस एज में ये आईपीएल में डेब्यू किए हुए हैं। तो इनको राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा है 1.1 करोड़ में। फिलहाल वैभव सूर्यवंशी का नाम आपको याद रखना है, सबसे युवा प्लेयर हैं ये, है ना। और सबसे बुजुर्ग प्लेयर कौन रहेंगे इस बार, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। टाटा आईपीएल की शुरुआत 2008 से हुई थी टी20 फॉर्मेट में, और पिछली विजेता केकेआर है, इसे याद रखना। कोलकाता नाइट राइडर पिछली विजेता रही। हाल ही में किस टीम ने डेविस कप 2024 जीता? तो डेविस कप इस बार भी जीत लिया है इटली ने। पिछली बार इटली विजेता थी और इस बार अपने टाइटल को डिफेंड करने में भी ये कामयाब रही है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, सिनर कैप्स सुपर ईयर एज इटली रिटेन डेविस कप टाइटल। तो इसने अपने डेविस कप का टाइटल रिटेन किया है, किसको हरा करके? इस बार इसने हराया है दोस्तों फाइनल में नीदरलैंड को। और
1976, 2023, उसके बाद ये तीसरा इसका डेविस कप का खिताब था। इसका आयोजन स्पेन के मलागा शहर में किया गया था 19 से 24 नवंबर के बीच में, और इटली विजेता रही। अच्छा, ये इस बार बिली जीन्स कप भी जीती है और डेविस कप भी जीती है, तो ये दोनों जीतने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है एक ही वर्ष में। अभी कुछ दिन पहले स्लोवाकिया को हराकर इसने बिली जीन किंग कप भी जीता था। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको भी ध्यान रखना। डेविस कप की बात करें तो इसकी शुरुआत 1900 से हुई थी। आयोजन इसका अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के द्वारा कराया जाता है। डेविस कप का संबंध कई कई बार पूछा जाता है किस खेल से है, तो आप टेनिस बताइएगा। डेविस कप जो है टेनिस से संबंधित है। और बिली जीन किंग कप भी टेनिस का ही है। 1963 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसको भी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ कराता है। अगला, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार भारत सरकार ने अटल इनोवेशन मिशन की अवधि को बढ़ाकर कब तक के लिए कर दिया गया। तो नीति आयोग के द्वारा अटल इनोवेशन चलाया जाता है मिशन, और ये मिशन 2016 से शुरू हुआ था। ये क्वेश्चन कई बार बन चुका है। अटल इनोवेशन मिशन या कहें AIM, नीति आयोग का AIM कब से शुरू हुआ, तो 2016 से शुरू किया गया है। अब इसका कार्यकाल समाप्त हो रहा था, इसको और बढ़ा दिया गया है। इसको 31 मार्च 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर देखिए आर्टिकल है, कैबिनेट अप्रूव्स कंटिन्यूएशन ऑफ अटल इनोवेशन मिशन टिल मार्च 2028। जब भी कोई चीज शुरू किया जाता है तो इसकी एक डेडलाइन भी रखी जाती है। इसलिए रखी जाती है क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि हम ये शुरू कर दिए हैं और उसको खींचना पड़ जाए हमेशा के लिए, वो एक बोझ बन करके रह जाए। इसलिए टाइमलाइन डिसाइड की जाती है कि पहले हम लोग इस टाइम से इस टाइम के बीच इसको करके देखेंगे, सक्सेस रहा तो आगे भी कंटिन्यू करेंगे। तो ऐसे ही अटल इनोवेशन मिशन काफी सक्सेस रहा है, इसीलिए बार बार इसको कंटिन्यूएशन मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए AIM 2.0 जो है ये अब आगे बढ़ेगा। 2016 से इसकी शुरुआत हुई है। ये लाइन तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 2750 करोड़ रुपए का कुल परिव्यय आया है अटल इनोवेशन मिशन 2.0 के तहत, और इसके तहत इतने खर्च किए जाने हैं। उद्देश्य होगा इनपुट बढ़ाना, सफलता की दर या थ्रूपुट में सुधार करना, और आउटपुट की गुणवत्ता में सुधार करना। नीति आयोग आया है। नीति आयोग के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं फटाफट से। नीति मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग किया गया था। योजना आयोग 5-5 वर्ष की योजनाएं चलाया करता था, जिसे पंचवर्षीय योजनाएं कहा करते थे। अब उसको जब खत्म करके नीति आयोग बनाया गया तो इसका उद्देश्य था कि लॉन्ग टर्म के विजन को साथ लेकर, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग को लेकर के तब काम किया जाए। तो नीति आयोग में आप ये नहीं देखते होगे कि हम 5 साल का टारगेट लेकर चल रहे हैं या 10 साल का। तो अटल इनोवेशन मिशन ऐसे जब चलता है ना, तो लंबे लंबे समय के लिए ये चलता है। तो ये कंटिन्यूएशन लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखते हुए, डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया था। और इसके अध्यक्ष जो बाई डिफॉल्ट प्रधानमंत्री होते हैं, योजना आयोग की तरह इसके भी, तो PM मोदी इसके अध्यक्ष हैं। और इसके अलावा इसके उपाध्यक्ष सुमन के बेरी हैं, और BVR सुब्रमण्यम जो हैं ये इसके CEO हैं। आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2024 को किसको ब्राजील में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। तो ब्राजील में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं दिनेश भाटिया। यहाँ पर आप आर्टिकल देखिए, दिनेश भाटिया अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू ब्राजील। ब्राजील ये दक्षिण अमेरिकी देश है, और दक्षिण अमेरिका में ये 2 देश को छोड़कर बाकी सबसे अपना बॉर्डर शेयर करता है, और विश्व में ये 5वां सबसे बड़ा देश है, जनसंख्या के मामले में भी और क्षेत्रफल के मामले में भी। तो यहाँ पर फिलहाल अपॉइंट किए गए हैं दिनेश भाटिया भारत के एम्बेसडर। ठीक है, तो ब्राजील में होंगे। इससे पहले अर्जेंटीना में यह काम कर चुके हैं। ब्राजील की बात करें अगर, तो इसकी राजधानी ब्रासिलिया है, मुद्रा ब्राजीलियन रियाल है। इस बार ब्राजील बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस बार G20 समिट होस्ट किया है। अभी कुछ दिन पहले ही G20 समिट वहां पर आयोजित की गई थी, और PM मोदी भी वहां पर पहुंचे थे। G20 को G21 भी अब कहने लगे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें अफ्रीकन यूनियन भी जुड़ गया है। तो अफ्रीकन यूनियन भी है और यूरोपियन यूनियन भी है। इसके अलावा 19 देश हैं इसमें। ठीक है ना? तो टोटल कितने मेंबर्स हैं? 21 मेंबर हो गए हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, और कौन जुड़ा है? AU जुड़ा है। अफ्रीकन यूनियन किसके टाइम पर जुड़ा है? भारत के टाइम पर जुड़ा है। भारत ने पिछली बार मेजबानी जब की थी तब इसको जोड़ा था। आइए मैप में देखते हैं कहाँ पर है ब्राजील। तो वर्ल्ड मैप में आप देखोगे ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आपको आना है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। तो अफ्रीका छोड़ो, यूरोप छोड़ो, इसके अलावा ये रहा नॉर्थ अमेरिका, ये रहा साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका में जो सबसे बड़ा देश दिख रहा है ये है ब्राजील। यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक फैला हुआ है। तो ये ब्राजील कंट्री है, और यहीं पर रियो डी जनेरियो में
हुआ था आयोजन अभी G20 का, ठीक है ना। ब्रासीलिया हालांकि इसकी राजधानी है, लेकिन रियो डी जनेरियो जो है ये भी इसकी बड़ी कंट्री है, जैसे अपने यहाँ मुंबई वगैरह है। तो ब्राजील के बारे में बाकी मैंने आपको बताया, लूला डी साल्वा जो है यहाँ के प्रेसिडेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उरुग्वे के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए? तो उरुग्वे के नए राष्ट्रपति बन गए हैं यमांडू ओरसी। यमांडू ओरसी अभी हाल ही में नए इलेक्ट किए गए हैं प्रेसिडेंट के रूप में। उरुग्वे दोस्तों ये भी एक दक्षिण अमेरिकी देश है, और ये दक्षिण अमेरिका में दूसरा सबसे छोटा देश है। सूरीनाम सबसे छोटा देश है और ये दूसरा सबसे छोटा देश पड़ता है। यमांडू ओरसी ये शिक्षक हैं, लोक नर्तक हैं, पूर्व मेयर भी रह चुके हैं, और मौजूदा राष्ट्रपति लुइस लेकेले पो की जगह पर अब नए राष्ट्रपति होंगे अगले 5 वर्षों के लिए। उरुग्वे कहाँ है, आइए इसको भी देख लेते हैं हम लोग। वैसे उरुग्वे की मुद्रा पेसो होती है, इसे ध्यान रखना, पेसो उरुग्वेओ। ओके, राजधानी इसकी मोंटेविटूडियो। तो अभी मैंने आपको ब्राजील दिखाया यहाँ पर, यहीं पर नीचे देख लीजिए पराग्वे और उरुग्वे है ना, ये छोटा सा कंट्री है उरुग्वे। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया सूरीनाम के बाद दूसरा सबसे छोटा देश यही है, सबसे छोटा सूरीनाम। अगला सूरीनाम आपको ये ऊपर दिख। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शहर 11वें पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 की मेजबानी करेगा? तो 11वां पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 ये आयोजित किया जाएगा मस्कट, ओमान में। ओमान की राजधानी मस्कट में आयोजित होगा। जूनियर्स के लिए हॉकी कप होगा एशिया का। 27 नवंबर से 4 दिसंबर तक आयोजन इसका होने वाला है। भारत अब तक सबसे सक्सेसफुल टीम रही है। भारत ने अब तक 4 बार सबसे ज्यादा बार ये पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप जीता है। 2004 में, 2015 में, 2008 और पिछली बार की भी विजेता भारत ही थी। अच्छा, 2023 वाले में भारत की पुरुषों वाली टीम ने भी और महिलाओं वाली टीम ने, दोनों ने जीता था खिताब, ठीक है। तो इस बार दोनों ही समझ लो डिफेंड करेंगे अपने अपने खिताब को। आगे देखते हैं, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने लैंगिक हिंसा के खिलाफ नई चेतना अभियान शुरू किया? तो अभी हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने नई चेतना नाम से अभियान शुरू किया है। ये लैंगिक हिंसा के खिलाफ शुरू किया गया है, लेकिन उन्होंने जेंडर बेस्ड वायलेंस को रिड्यूस करने के लिए ये शुरू किया है नई चेतना कैंपेन। तीसरा इसका संस्करण होने वाला है नई चेतना पहल बदलाव की। ये अभियान है 25 नवंबर से शुरू होकर 23 दिसंबर तक ही चलेगा, लगभग 1 महीने तक, और इसमें लिंग आधारित हिंसा के सभी रूपों के प्रति जागरूकता फैलाई जाएगी। याद होगा अगर आपको, तो कुछ दिन पहले ही मैंने बताया था कि नई दिल्ली में जो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के मंत्री हैं अन्नपूर्णा देवी जी, उन्होंने नई दिल्ली में अभी अब कोई बहाना नहीं नाम से अभियान शुरू किया था, और उसका भी मकसद यही था कि लिंग बेस्ड जो हिंसा है उसको उसके प्रति जागरूकता फैलाना और उसको रिड्यूस करने का प्रयास करना। अगला, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार 13वां संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भू स्थानिक सूचना प्रबंधन एशिया प्रशांत सम्मेलन कहाँ हुआ? तो संयुक्त राष्ट्र का वैश्विक भू स्थानिक सूचना प्रबंधन एशिया पैसिफिक सम्मेलन जो है ये आयोजित किया जा रहा है भारत में नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। ये 26 नवंबर से शुरू होकर 29 नवंबर तक चल रहा है और 13वां इसका संस्करण है। इसमें 30 देशों के 90 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि हिस्सा लेने वाले हैं, और भारत के भी 120 प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लेंगे, क्योंकि भारत में आयोजन होना है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो केंद्रीय मंत्री हैं पृथ्वी विज्ञान के, ये इसका उद्घाटन करने वाले हैं। अगला, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन, इसके लिए कितने रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया? तो राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन यानी कि नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग, तो इसके लिए अभी 2481 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सेंटर ने लॉन्च किया है स्कीम टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग। जो आजकल के किसान लोग बहुत ज़्यादा केमिकल्स यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा हाइब्रिड चीज़ें यूज करते हैं, तो इससे फसलों को तो मान लो बढ़ावा मिल जाता है, ठीक है, उनकी इकोनॉमी बढ़ जाती है, लेकिन ये हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। इसीलिए नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए यहाँ केंद्र सरकार ने 2481 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही है राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन चला करके। तो देश भर में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे आज के दिन से। साथियों, जैसा कि मैंने आपसे बताया था, अपनी मजबूरी भी घर पर फंक्शन है और फैमिली फंक्शन की वजह से मैं यहाँ पर फंसा हुआ हूँ। मतलब कि आपको वीडियो जो मिल रही हैं वो डेली करंट अफेयर ही केवल मिल पा रही है। वीडियो कोर्स वाले अभी वीडियो नहीं पाएंगे अगले कुछ दिनों तक, और जैसे ही ये सब चीज़ें पार होती हैं सब कुछ, उसके बाद से फिर वीडियो कोर्स वालों में भी क्लासेस अच्छे से मिलने लगेगी। और इसके अलावा ये डेली करंट अफेयर जो है ये अभी चल तो रहा है टैबलेट मोड पर, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा चलेगा टैबलेट मोड पर। आगे जैसे ही ये सब कुछ पार होगा, दोबारा ऑफिस लौटेंगे तो दोबारा से आपको डिजिटल बोर्ड पर क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। तो आप थोड़ा सा धैर्य बना कर रखिए,
इतने दिनों से आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए हुए हो, तो थोड़ा सा आप धैर्य दीजिए, समय दीजिए, और मैं दोबारा से वापस आऊँगा, आपको डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर कंटेंट आपका कोई ना छूट ना पाए, क्योंकि आपके एग्जाम्स लगे हैं, इसलिए यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ डेली आपको वीडियो प्रोवाइड करने की, जिससे आपका डेली करंट अफेयर ना छूटने पाए। लास्ट डे के क्वेश्चंस की बात करते हैं। कल मैंने पूछा था झारखंड विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं, तो 81 सीटें हैं। महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 25 नवंबर को मनाया जाता है। आज आपको क्या बताना है, आज का क्वेश्चन है मैक्स वर्स्टैपेन जो हैं ये फार्मूला 1 रेस में किस टीम से भाग लेते हैं, या कहें कि ये किस कंपनी के ड्राइवर हैं। तो मैक्स वर्स्टैपेन के बारे में आपको बताना है। दूसरा, श्वेत क्रांति के जनक कौन हैं, ये भी बताइएगा। दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता होगा डिटेल से कोशिश करना लिखने का। मैं मिलूंगा साथियों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।